आप देख रहे हैं SS4 न्यूज, प्रत्येक खबर पहुंचाए आप तक। आज बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री जी ने लॉकडाउन 3 के संचालन के संबंध में, उद्योग धंधों की कार्य योजना के संदर्भ में, औद्योगिक गतिविधियों के संदर्भ में उसके बारे में एडवाइजरी जारी करने के लिए निर्देश दिए हैं। मैं बताना चाहूंगा कि भारत सरकार की जो गाइडलाइंस हैं उसको जैसा भारत सरकार ने कहा एग्जैक्टली लगभग उसी तरह से उन्होंने जो आदेश दिया है उसी के अनुरूप आदेश जारी किया है। इस गाइडलाइंस को 4 मई से 2 सप्ताह से, यानी कल सुबह प्रातः से ये 2 सप्ताह के लिए जारी किया गया है। और साथ साथ इसमें रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन जो निर्धारित भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किए गए हैं उसको परिभाषा को स्वीकार करते हुए उसके अनुरूप ही कार्रवाई की गई। तो भारत सरकार की गाइडलाइंस के अनुरूप निर्देश आज जारी किए गए हैं और उस निर्देश के तहत जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वो कंटेनमेंट जोन के संदर्भ में है, यानी जहां हॉटस्पॉट्स हैं उनके निर्धारण का है। हमें बताने में ये खुशी है कि जो उत्तर प्रदेश के हॉटस्पॉट्स की नीति माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय की थी, लगभग उसी के अनुरूप भारत सरकार की गाइडलाइंस अब कंटेनमेंट जोन की आई है। कंटेनमेंट जोन में जो निर्देश डीएम और सभी अधिकारियों को, जिले के पुलिस के अधिकारी और हेल्थ डिपार्टमेंट के विशेष रूप से अधिकारियों को निर्देश दिया गया है वो यह है कि प्रत्येक केस की कॉन्टैक्ट मैपिंग की जाएगी, यानी वो किससे मिला है, संक्रमण किससे उसको प्राप्त हुआ, उसने अपने परिवार को कहीं संक्रमित तो नहीं किया, उसके जानने वाले, मिलने वाले, ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना प्रत्येक केस में अनिवार्य होगा। केसों और कॉन्टैक्ट्स का भौगोलिक विस्तार पूरा चेक करना होगा, यानी अगर पहला केस यहाँ है उसका किसी से किसी को अगर इन्फेक्शन हुआ है तो उसका भी ज्योग्राफिकल एरिया पूरा तय करने का निर्देश मिला है। चिन्हित क्षेत्र की युक्तिपूर्ण सीमा निर्धारण करना होगा। जो भी हॉटस्पॉट है, यानी एक से अधिक केसेस अगर हैं शहरी क्षेत्र में, तो वो पूरा मोहल्ला, वो पूरी लोकेलिटी 1 किलोमीटर के दायरे के साथ हॉटस्पॉट घोषित रहेगी। यदि ग्रामीण क्षेत्र है तो यदि वहां 1 से अधिक केसेस हैं तो 1 किलोमीटर का दायरा राजस्व ग्राम का लेते हुए, कम से कम 1 किलोमीटर का दायरा लेते हुए उसे हॉटस्पॉट घोषित किया जाएगा। और यदि एक केस मात्र है और उसमें एक ही केस है तो फिर वो कंप्लीट मोहल्ला लोकेलिटी होगी शहरी क्षेत्र में, लेकिन उसका 400 मीटर के विदिन रेंज के अंदर पूरा हॉटस्पॉट डिक्लेयर होगा, यानी 400 मीटर से कम कोई भी हॉटस्पॉट सिंगल केस में भी नहीं निर्धारित किया जाएगा। और ग्रामीण क्षेत्र में भी यदि किसी गांव में एक केस अगर है तो उस गांव में पूरा राजस्व ग्राम होगा, लेकिन 400 मीटर से कम किसी भी रूप में नहीं होगा। तो ये 1 किलोमीटर की 1 से अधिक केसेस के मामले में और एक केस के मामले में 400 मीटर की जो बंदिश है, ये अतिरिक्त एक रेस्ट्रिक्शन उत्तर प्रदेश सरकार ने लगाया है कि इस हॉटस्पॉट के मैनेजमेंट में जो सर्वेलेंस मैकेनिज्म है उस पर ये निर्देश मिले हैं कि प्रत्येक हॉटस्पॉट में प्रत्येक घर में व्यक्ति जो होगा उसका आरोग्य ऐप डाउनलोड होगा। तो हमारी अपील है कि पूरे प्रदेश में जो भी हॉटस्पॉट्स हैं उनके हर व्यक्ति जो उस हॉटस्पॉट के अंदर है आरोग्य ऐप को डाउनलोड करे। जिला प्रशासन और पुलिस और सीएमओ की पूरी टीम इसको चेक भी करेगी, सहयोग भी देगी, कहीं सिखाने की जरूरत है सिखाएगी भी। यदि आपके पास स्मार्टफोन है तो अवश्य अगर आप हॉटस्पॉट के एरिया में हैं अपने आरोग्य ऐप का अगर आप डाउनलोड कर लेंगे तो इससे आपकी सेफ्टी होगी, आपके परिवार की सेफ्टी होगी और कहीं भी अगर आपको आगे भविष्य में समस्या आएगी तो ये आरोग्य ऐप आपको सलाह देता रहेगा। हॉटस्पॉट में ये भी निर्देश दिए गए हैं कि डोर टू डोर, हाउस टू हाउस सर्वेलेंस होगा, यानी प्रत्येक हॉटस्पॉट का हर घर का अंदर जो भी व्यक्ति रह रहा है उसका सर्वेलेंस होगा। प्रत्येक घर में जो अंदर रह रहा है, यदि किसी को एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है
सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन सारी अगर है या इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है, यानी फ्लू है, यानी कोई किसी को जो है फ्लू है, बुखार है, तो ऐसे कोई भी लक्षण जो हैं यदि हैं तो मेडिकल टीम वहां हॉटस्पॉट के अंदर टेस्ट करेगी और इनको टेस्ट करने के बाद तुरंत इनका जो है चिकित्सकीय सुविधा दी जाएगी और इनका तुरंत टेस्ट भी आगे कोविड का टेस्ट और जो बाकी मेडिकल प्रोसीजर है उसको लागू किया जाएगा। हॉटस्पॉट के क्षेत्र में कहीं कोई कमी नहीं रहेगी, वहां पर हर व्यवस्था रहेगी और वहां अगर चिकित्सकीय आपातकालीन कोई स्थिति है तो वो भी व्यवस्था की जाएगी। यदि आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं दी जानी है उनकी भी आपूर्ति की जाएगी। जिन चीजों को प्रतिबंध लगाया गया है वो कृपया नोट करना है। विमान सेवाओं को लॉकडाउन 3 के अंतर्गत घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों विमान सेवाओं को प्रतिबंधित किया गया है। केवल चिकित्सकीय आपात स्थिति में एयर एम्बुलेंस की अनुमति रहेगी, अन्यथा कोई भी किसी भी तरह की विमान की सेवा की अनुमति नहीं होगी। तो इस तरह से अब ट्रेनों का आवागमन शुरू हो गया है, तो केवल ऐसी ट्रेनों को ही अनुमति रहेगी और ये भी पॉइंट टू पॉइंट रहेंगे, यानी कोई इसमें चढ़ नहीं सकेगा। जो आ रहे होंगे वो केवल गंतव्य स्थान पर जाकर उतरेंगे और वहीं उतरकर बसों में बैठकर फिर चेकिंग उनकी होगी और चेकिंग के बाद उनका क्वारंटाइन किया जाएगा। यदि वो सही होंगे तो होम क्वारंटाइन में जाएंगे, यदि उनमें कोई चिकित्सकीय जो है आगे परीक्षण करने की आवश्यकता होगी तो वो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में जाएंगे। मेट्रो रेल पर चलाने पर प्रतिबंध है। सभी प्रकार की स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्था को चलाने पर प्रतिबंध है। चिकित्सा के जो क्षेत्र में वहां पर जो है कारण से यदि आवागमन है तो उसकी अनुमति होगी अंतरराज्यीय, लेकिन बाकी सामान्यतः जब तक की कोई अनुमति न हो अंतरराज्यीय आगमन पर कोई अनुमति नहीं होगी। हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज यानी कि जो भी होटल्स और बाकी चीजें हैं वो नहीं खुलेंगी। सिनेमा, मॉल, शॉपिंग सेंटर्स, जिम, खेल परिसर, तरणताल, ये सब कुछ भी नहीं खुलेगा। मनोरंजन पार्क, असेंबली हॉल, कोई भी किसी तरह की कार्रवाई अलाउड नहीं होगी। समस्त राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम या अन्य कोई भी सामूहिक गतिविधि को अनुमति नहीं होगी, जैसा कि निर्देश मिला है। समस्त धार्मिक स्थल, पूजा स्थल जन सामान्य हेतु हर हालत में बंद रहेंगे। कोई धार्मिक जुलूस आदि पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। जन सामान्य की सुरक्षा के उपाय के लिए जो गैर आवश्यक गतिविधियां हैं वो सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही अलाउड होगा। स्थानीय प्रशासन प्राधिकारी ये देखेंगे कि 144 के अंतर्गत जो आदेश है उनका पालन हो। एक अपील हम करना चाहेंगे, ये निर्देश भी है और ये आदेश भी है, लेकिन अपील हम जरूर करना चाहेंगे कि 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति या कोई रुग्णावस्था में व्यक्ति अगर है, किसी बीमारी से ग्रसित व्यक्ति है, गर्भवती महिला है, 10 वर्ष की आयु से नीचे का बच्चा है, तो सामान्यतः घर से बाहर न निकलें। ये घर से बाहर न निकलें, ये उनके और उनके परिवार की सुरक्षा के लिए कहा जा रहा है। जो निर्देश उद्योगों के लिए है वो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ में काम करने के लिए, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स में काम करने के लिए, इंडस्ट्रियल एस्टेट और इंडस्ट्रियल टाउनशिप में काम करने के लिए। उनमें आवाजाही का नियंत्रण जरूर रहेगा, लेकिन उद्योग चलेंगे। इसके साथ साथ आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन की इकाई, दवा, औषधि, चिकित्सीय उपकरण, कच्चे माल, ये पहले से ही चल रहे हैं और सतत प्रक्रिया वाले यानी कंटिन्यूअस ऑपरेशन के जो भी इंडस्ट्रीज हैं वो एज इट इज चलेंगी। इसके साथ साथ सप्लाई चेन वाली इंडस्ट्रीज, IT हार्डवेयर का उत्पादन, जूट उद्योग का उत्पादन और पैकेजिंग मटेरियल का जो है उत्पादन की जो भी इकाइयां हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, और यदि उनके लेबर या उनके वर्कर्स आते हैं तो उनको निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप जो है कार्रवाई की जाएगी। उद्योग विभाग की कार्रवाई करने के लिए जो उनका स्पेशल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP होगा वो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, क्योंकि उद्योग विभाग के लिए बहुत जरूरी है, औद्योगिक इकाइयों के लिए जरूरी है, औद्योगिक संस्थानों को चलाने के लिए बहुत जरूरी है कि कोई भी कारण ऐसा ना रहे कि उनका भवन कार्यालय संक्रमित हो,
कैफेटेरिया, कार्यालय आदि सब संक्रमित हो, जो सभा कक्ष या हॉल या बरामदा या बंकर या पोटा केबिन भवन आदि संक्रमित ना हो, उपकरण और लिफ्ट संक्रमित ना हो, बाथरूम टॉयलेट्स विशेष रूप से संक्रमित ना हो, दीवारें उनकी सतह संक्रमित ना हो। तो इसके लिए ये निर्देश दिया है कि रेड और ऑरेंज जोन में 50 से अधिक श्रमिक वाले जो प्रतिष्ठान होंगे उनको जो है सार्वजनिक परिवहन प्रणाली या किसी प्रकार की निर्भरता के बिना विशेष परिवहन की व्यवस्था दी जाएगी। इन वाहनों को 50% की यात्री क्षमता से चलाया जाएगा। यानी यदि कोई उद्योग रेड जोन या ऑरेंज जोन में चलाया जा रहा है तो वो बस अपनी चलाने के लिए उनको अनुमति होगी, लेकिन बस की क्षमता आधी होगी। ये निर्देश दिया गया। परिसर में प्रवेश करने वाले सभी वाहन, मशीनरी और जो भी इक्विपमेंट आएगा उसका कीटनाशक स्प्रे करेंगे वो, यानी जो भी डिसइंफेक्टेशन होता है वो करेंगे। कार्यस्थल में प्रवेश करने और बाहर निकलते टाइम थर्मल स्कैनिंग होगी। आपने सबने देखा है थर्मल स्कैनर सब जगह है, बहुत आसान है, करना चाहिए। जो भी कर्मी और श्रमिक होंगे उनका बीमा होगा और साथ साथ हाथ धोने और सैनिटाइजर की विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। उद्योग अब चल रहे हैं, हमारी अपील है सभी उद्यमियों से, जो भी वहां पर मैनेजर्स हैं, जो भी वहां मालिक हैं, जो भी छोटे बड़े उद्योग चला रहे हैं, वहां पर हर हालत में हाथ धोने और सैनिटाइजर रखने की व्यवस्था करें। इस सबके हित में, उद्योग के हित में है ही है, कर्मचारी के हित में है, स्टाफ के हित में है और पूरी उस व्यवस्था के हित में है। दो जो शिफ्ट है उसके बीच में 1 घंटे का अगर अंतर है तो ये निर्देश दिया गया है। और साथ साथ यदि भोजन करते हैं कैंटीन में तो दूर दूर बैठकर भोजन करें, ये भी जो है एसओपी का भाग है। और 6 फीट की दूरी, 2 गज की दूरी जो है, जो एक निर्धारित सामान्य नॉर्म है, उसको हर हालत में इंश्योर करें। लिफ्ट्स में 2 या 4 से अधिक व्यक्ति न जाएं, सीढ़ी का उपयोग ज्यादा करें। गुटखा, तंबाकू आदि का सख्त प्रतिबंध होना चाहिए, कहीं भी देखेंगे तो कार्रवाई होगी। थूकने पर पूरी तरह प्रतिबंध होगा। कार्यस्थल पर आगंतुक के आने पर पूरा प्रतिबंध होगा। गुजरात से ट्रेनें आ रही हैं, महाराष्ट्र से ट्रेनें आ रही हैं, अन्य प्रदेशों से भी ट्रेनों को आने का, साउथ से भी ट्रेनों को आने का सिलसिला ही बहुत जल्दी जो है शुरू होने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये जरूर कहा है कि एक बार चेकिंग अगर हो जाती है तो अगर होम क्वारंटाइन में जाते तो प्रत्येक श्रमिक को एक खाद्यान्न का पैकेट और कार्रवाई करते हुए उनको हाथ में देकर ही भेजा जाए। मुख्यमंत्री जी ने रुपए कार्ड को पुनः प्रोत्साहित करने पर बल दिया है। बैंकों में भीड़ न लगे, बैंकिंग करस्पॉन्डेंट और पोस्टमैन के माध्यम से आगे काम हो, इस पर विशेष बल दिया है। एक चीज पर पुनः मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इस पर बल दिया जाए, प्रदेश के सभी हमारे जो कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं और जो पेंशनर्स हैं, उनको ठीक 30 अप्रैल को यानी 1 मई से पहले तनख्वाह या पेंशन उनके खाते में दे दी गई है। ये बहुत बड़ा चैलेंज प्रदेश के लिए था, जहां 1 से 1,500 करोड़ की जो है रेवेन्यू था, 15,000 करोड़ से अधिक की धनराशि दी गई है। वित्त मंत्री जी ने इसको बताया है। कहीं ना कहीं इसको जो है सामने सभी हमारे कर्मचारी, हमारे शिक्षक, पेंशनर्स को समझना होगा कि प्रदेश इस कठिन स्थिति में भी एक दिन का भी प्रदेश ने डिले नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हर हालत में तनख्वाह और पेंशन टाइम से चला जाना चाहिए, आगे भी ये टाइम से मिलता रहेगा। इस कड़ी में समस्त जो अधिकारी हैं, समस्त जो हमारे कर्मचारी हैं, समस्त जो शिक्षक हैं, पेंशनर्स हैं, उनसे अपील ये की जा रही है कि इस कठिन कड़ी में कहीं भी किसी भी रूप में आप इस बात को समझते हुए कि प्रदेश सरकार इस कठिन कड़ी के होते हुए, वित्तीय स्थिति कठिन होने के बावजूद सभी चीजों का भुगतान कर रही है, तो कहीं भी किसी भी रूप में इसका कहीं असंतोष के भाव नहीं होना चाहिए। बनस्पत इस बात को भाव आगे रखना चाहिए कि इस कठिन कड़ी में इन सब चीजों का भुगतान किया है। 15,000 करोड़ से अधिक का भुगतान 1,500 करोड़ मात्र के राजस्व के आधार पर किया गया है। और ये कैसे किया है? ये प्रदेश सरकार की मजबूत आर्थिक स्थिति के कारण हुआ है और आगे भी प्रदेश सरकार इस मजबूत आर्थिक स्थिति के अंतर्गत जो है प्रदेश के हर कर्मचारी, हर अधिकारी और हर शिक्षक और हर पेंशनर्स को टाइम से अपना जो है भुगतान करता रहेगा।
मंडियों में किसानों के मंडियों में जो है विशेष व्यवस्था करने का निर्देश आज मुख्यमंत्री जी ने दिया है। थोक मंडी की अलग व्यवस्था, खुदरा मंडी की अलग व्यवस्था। खुदरा मंडी के लिए उन्होंने कहा है कि सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक, यानी 12 घंटे भी अगर जिला प्रशासन मंडी खोलना चाहता है तो खोले, जिससे कि भीड़ एक समय पर ना हो। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कहीं संकुचित स्थल में मंडी है तो उसको शिफ्ट करके ओपन एरियाज में चलाएं। तो ये मंडी पर विशेष उन्होंने बल किया है, क्योंकि कई बार आप भी लोग जो है पॉइंट आउट मंडियों के बारे में कर रहे हैं। ये लिखित निर्देश भी गृह विभाग की ओर से उनको पूरी तरह से चला जाएगा। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल कर्मियों के प्रशिक्षण पर जो है निर्देश उन्होंने दिए हैं। डिग्री और माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को भी प्रशिक्षित करने का निर्देश दिया है। और पुनः L1, L2, L3 हॉस्पिटल्स को 1 लाख बेड से अधिक ले जाने का निर्देश उन्होंने दिया है। जो टेस्टिंग की फैसिलिटी है धीरे धीरे ये बढ़ती जा रही है और अब काफी तेजी से इसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। एसिस फॉर न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब